जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। और उसको जो है मेडिसिन की ज़रूरत है, हो सकता है वो बच्चा वहाँ आगे जाने तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि तू यहाँ आ जा। उनकी सेम लैंग्वेज होती है कि तू यहाँ आ जा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर पहले तो आप तू करके बात मत कीजिए, क्योंकि मैं जो है एक आर्मी पर्सन हूँ और तू वाली लैंग्वेज मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी आपकी। और रही बात मेरी वहाँ आने की, तो वहाँ अगर मुझे आना होता तो शायद आपके बोलने से पहले मैं अपने बच्चों के पास होता और वहाँ पे आपको ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अभी सबसे पहले जो आपने ये छोटी सी क्लिप देखी है ना, ये एक फौजी है, एक सैनिक है जो जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी दे रहा था। और दूसरी तरफ इसकी माताजी और इनकी पत्नी इनके इकलौते बेटे को लेकर हॉस्पिटल में पहुंचती है। उसकी तबीयत इतनी सीरियस होती है कि उसको पहले ही इनके नॉर्मल जो नज़दीकी हॉस्पिटल से रेफर कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। और वहां डॉक्टर वहां भी इसको रेफर कर देते हैं कि भाई कंडीशन सीरियस है, आप इसको रेफर करो, एम्बुलेंस आ रही है और लेके चले जाओ। लेकिन वहां एम्बुलेंस 2.5 घंटे तक नहीं आती है। और उस 2.5 घंटे के बीच में इनकी पत्नी बार बार इनको कॉल करती है, एम्बुलेंस नहीं आई है, बच्चे की हालत खराब है। तो आपको इतना कहना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में ये तो फौजी है, सामान्य व्यक्ति का भी दिमाग कैसे घूमता है। इन्होंने डॉक्टर से कॉल किया और डॉक्टर को बताया कि सर आप चाहो तो थोड़ा एम्बुलेंस को बुला दो, बच्चे की हालत ज़्यादा कंडीशन खराब होती जा रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन डॉक्टर ने जिस लहजे से बात की कि तू आ जा यहाँ, मेरी ड्यूटी है क्या, उसके बाद में फोन काट दिया और इनकी फैमिली को बोला कि तेरा कहाँ है, तेरा हस्बैंड ये कहाँ नौकरी कर रहा है, इसका नाम नंबर दे, फौज में मेरा भी है कोई, मैं अभी इसकी कार्रवाई करवाता हूं। तो आज ये वीडियो मेरा बनाने का एक ही मकसद है, जितने भी ये चाहे इमरजेंसी में बैठे डॉक्टर हों या किसी भी डिपार्टमेंट में, फौजी आदमी को आप लोग बहुत कमजोर समझते हो। और कई बार परिस्थितियां ऐसी पैदा होती हैं कि जहां फौजी अगर अपने दिमाग को घुमा दिया ना, तो ऐसा भूचाल लाएगा कि वो भूचाल कई सदियों तक याद रखा जाता है। जैसे कि पान सिंह तोमर ने सिस्टम को हिला दिया था। अगर इस परिस्थिति में ये बंदा उस हॉस्पिटल में रहता, आपको बता दूं कि इसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। और ये लापरवाही, 2.5 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं आना, फिर उसके बाद में इसके भाई ने कलेक्टर साहब को कॉल किया, कलेक्टर के द्वारा एम्बुलेंस का आना आधा घंटे में। क्या ये तो फौजी है, इनके भाई के पास कलेक्टर का नंबर था, अगर कोई साधारण किसी का बच्चा होता, गरीब आदमी का, वो इंतजार करते करते हो तो वहीं मर जाता। यहां एक चीज और कहना चाहता हूं कि अगर ये फौजी बंदा वहां होता, हॉस्पिटल में होता, और वो 2.5 घंटे इंतजार के दौरान अगर वो बच्चा वहीं डेथ कर जाता और वो डॉक्टर वो भाषा इसके सामने बोलता, तो मैं बता सकता हूं कि पता नहीं इतिहास क्या होता। अब तक लोग फौजी को मतलब ऐसे कहते रहे फौजी ने क्या कर दिया, क्योंकि हो सकता है ऐसे गुस्से में फौजी के सामने वो बच्चा धीरे धीरे तड़प कर मर रहा होता और डॉक्टर इमरजेंसी में बैठकर नर्सों के सामने गप मार रहा, फोन चला रहा, और वो उस समय इसको ऐसा भाषा बोलता, तो मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर किस हाल में होता। इतना गुस्सा, मैं फिर कह रहा हूं कि ये फौजी नहीं, कोई सामान्य व्यक्ति होता तो उसमें भी होता। और खासकर एक ट्रेंड सोल्जर अगर ऐसे समय में इकलौते बच्चे के आगे अगर उसकी ऐसे तरफ तरफ कर जान जाती और ये डॉक्टर ये बैठा रहता, तो आपको लगता है कि क्या हो जाता। और फिर देश की भांड मीडिया और हर आदमी, तो फौजी ने क्या कर दिया। यहां बहुत से लोगों को लग रहा होगा यार फौजी क्या कह रहा है। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, 20-22 मिनट का वीडियो है और कुछ शब्द मैंने भी कहे हैं। और ये एक चेतावनी समझो उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकत करते हैं। तुमने उस बच्चे को तो खो ही दिया, तुम अपने आप को भी खो दोगे इस तरह की अगर कोई फौजी के साथ हरकतें करोगे तो। और फौजी के साथ ही नहीं, पता नहीं कब किसका दिमाग खड़क जाए, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे आम आदमी हो या गरीब आदमी हो। आम आदमी का जब दिमाग खड़कता है ना, फिर वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता है। तो कम से कम तुम किसी को बचा नहीं सकते। मुझे पता है, बोलते हैं भगवान ने जिसकी जितनी लिखी है वो जाएगा,
लेकिन अगर उस जाने के दौरान तुम्हारी जो ड्यूटी मिलती है और तुम वो ड्यूटी नहीं करोगे तो फिर समझ लेना तुम्हारा भी टिकट कटा हुआ है। ये वीडियो आज इसी पर आधारित है। मैं जो भी बोलता हूँ कड़े शब्दों में बोलता हूँ, इसलिए बहुत से लोगों को मिर्ची लगती है और उस मिर्ची का भी मैंने इसमें जवाब दिया है। ऐसे लोगों की जो हिम्मत हो जाती है ना सिविलियन की कि नाम नंबर दे तेरा, मैं बात करता हूँ, मेरा कोई है, तो ऐसे लोगों का कुछ बिगड़ेल अधिकारी हमारे फौज में होते हैं जो जवान को इस तरह ट्रीट करते हैं। इसलिए इनके रिश्तेदारों को लगता है कि वो तो इनके नौकर हैं। उस विषय में भी मैंने कहा है, लेकिन पहले वीडियो देखें और फिर सारी बात तसल्ली से सोचकर ही कुछ कमेंट्स करना। नहीं तो बहुत से जो है ना बिना सोचे समझे बिना देखे ही कमेंट्स कर देते हैं। बहुत से साथी हमारे कह रहे हैं सर आपकी वीडियो इंग्लिश में आ रही है, तो ये जो आप सेटिंग का बटन है उस पर जाकर आप अपने उसमें उसको लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये यूट्यूब का ऑटो डब सिस्टम है। लेकिन हमारे बहुत से साथियों को पता नहीं है, इसके लिए हम समाधान खोज रहे हैं। बाकी आप ये वीडियो देखो और शेयर जरूर करें। किया जाता है क्या ये कितने लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और इस चीज़ को सही मानते हैं कि डॉक्टर ऐसा करना चाहिए डॉक्टर को? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा कि एक डॉक्टर के अंदर ये डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए और एक ये तरीका नहीं होना चाहिए। बाद में जब मेरी बातें उनसे डॉक्टर सर से जब ख़त्म होती हैं तो वो मेरे वाइफ को ये चीज़ पूछते हैं कि जो है तेरा पति कहाँ पे जॉब करता है, अपने पति का रेजिमेंट नाम नंबर बता। मेरा भी भाई आर्मी के अंदर है, कोई पता नहीं कहाँ पे है, क्या है वो मुझे नहीं पता, तो अपना बता, मैं बताता हूँ अपने तेरे हस्बैंड को ये वो। सो बस मेरी कोई बात नहीं हुई, इतनी सी बात के लिए बस कि सर आप जो है मुझे ये तू करके वाली बात मत कीजिए, और जो है एम्बुलेंस सर्विस आई नहीं है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जो है एम्बुलेंस के लिए कुछ कीजिए, बस इतनी सी बात के लिए। उसके बाद उन डॉक्टर को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है कि मैं एक उस माँ से बात कर रहा हूँ जो अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए जो है इमरजेंसी के लिए जो है एम्बुलेंस का इंतज़ार कर रही है, और वो अंदर से कितनी दुखी हो सकती है। और वो उस माँ से ये पूछ रही है कि तेरा पति क्या करता है, अपने पति का नाम नंबर बता, रेजिमेंट बता। सबसे पहले मैं उन डॉक्टर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि एक आर्मी पर्सन का पर्सनल डिटेल पूछने के लिए आपको ये अथॉरिटी कहाँ से मिली है? पर्सनल गंदा इसको मैं बिहेव बोल सकता हूँ हॉस्पिटल के द्वारा। और वो बच्चा जो है अल्मोड़ा, जब उसको 9:30 बजे अल्मोड़ा ले जाया गया, 9:30 बजे अल्मोड़ा ले जाने के बाद उसको वहाँ से भी आगे ट्रांसफ़र किया गया हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी जाने के बाद वो बच्चा दूसरे दिन डेथ कर जाता है। क्या ये इमरजेंसी स्टाफ जो है उस बच्चे के परिवार को, यानी कि मेरे परिवार को वो बच्चा ला के दे सकते हैं? क्या ये उस बच्चे क्योंकि जब 7 बजे से लेकर जब 9 बजे तक जब वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आती है, और 9 बजे जो है वहाँ के डीएम सर हैं, आशीष कुमार सर हैं जो डीएम सर हैं, उनसे भैया की मेरी बात होती है, तो उनसे बात करने के बाद जो है वहाँ पे एम्बुलेंस आती है। वहाँ पे एम्बुलेंस आती है 9:30 बजे, आधे घंटे के अंदर वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। तो मैं ये उनसे भी पूछना चाहूँगा, जो 3 घंटे से जो एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं आ रही थी, वो आधे घंटे के अंदर वहाँ पे कैसे आ गई? एक डीएम सर से बात करने के बाद आधे घंटे के अंदर कैसे वहाँ पे एम्बुलेंस आ गई? क्या जो इमरजेंसी में जो रो रहे हैं पेशेंट, जो सीरियस कंडीशन में, क्या उन सबको डीएम सर से बात करने के बाद जो है एम्बुलेंस वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी? क्या ये एक सही काम है वहाँ पे? क्या इस चीज़ को कितने लोग सही मानते हैं और कितने लोग इस चीज़ के खिलाफ बोलते हैं, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन ये मैं तो इतना चाहूँगा कि ये बहुत गलत है। ये जो है एक बार फिर मैं आप सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये एक इस फौजी भाई के बेटे की नहीं है। ये एक हादसा कल आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। ऐसे लापरवाह डॉक्टर, इनको जिनकी अक्ल ठिकाने पे नहीं रहती, डॉक्टर तो बन गए लेकिन इमरजेंसी में बैठकर भी ये गप्पे मारते हैं और ये कहते हैं कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो किसी आर्मी पर्सन का नाम नंबर पूछने की अथॉरिटी है और डॉक्टर ये बोल सकता है कि मैं वहाँ इलाज करा दूंगा। तो यहाँ जवान ने सवाल किया है, बहुत से हमारे जो सैनिक है पता नहीं किस हिसाब से जवाब देंगे। सिविलियन भाइयों को पता ही नहीं कि क्या कहानी है, लेकिन यहाँ मैं हमारे फौजी भाइयों को और इनको मैं जवाब जरूर दे देता हूँ कि ऐसे सवाल जवाब वो लोग करते हैं खासकर जिनके भाई, रिलेटिव या रिश्तेदार आर्मी में अफसर हों, और वो अधिकारी जिनकी खुद की घटिया सोच होती है, वो जवानों को अपने रिश्तेदारों के सामने ऐसे समझते हैं, ऐसे बोलते हैं कि ये तो हमारे एक तरह नौकरों की तरह हैं।
ऐसा ट्रीट करते हैं अपने रिश्तेदारों को, ऐसे बताते हैं। जब ये रिश्तेदार वगैरह कई बार इनके साथ चले जाते हैं तो वहाँ जवान जब इनके आगे ट्रे वगैरह घुमाता है, जवान को ये काम करते देखते हैं कि साफ सफाई कर रहे हैं अफसर के घर में, तो उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को वो उनको ये गाइड करती हैं कि ये जवान है और ये फौज में जैसा हम बोलते हैं वैसा ही करते हैं, मतलब हमारे नौकर के बराबर इनकी वैल्यू नहीं है। और इसीलिए ऐसे लोगों को बाहर ये लगता है कि मैं अपने उस रिश्तेदार को बता दूंगा तो वो इसका इलाज कर देगा, इसने मेरे साथ ऐसी भाषा में बात की। तो मैंने एक दिन पहले भी बताया था, मैं एक बार सुप्रीम कोर्ट में बैठा था तो वहाँ एक वकील साहब आए थे, जो मैंने केस डाला हुआ है कि भाई मैं ज़्यादातर यही मुद्दे उठाता हूँ कि भाई जवानों को जो ये अपने डोमेस्टिक घरेलू वर्क में काम करते हैं ये बंद होना चाहिए, लेकिन मेरी आवाज़ पर कार्रवाई नहीं करके मेरा चैनल ही बंद करा दिया गया, ये आप सबको पता है। आज मैं उस विषय में बात नहीं करूँगा क्योंकि बात एक सीरियस किसी बच्चे की है और कल वो आपका भी बच्चा हो सकता है और ये डॉक्टर की लापरवाही की बात है, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वहाँ जो वकील साहब बैठे थे वो भी इन चीज़ों की पुष्टि कर चुके हैं। वो बोले कि हाँ मेरे भी रिश्तेदार हैं, एक बार मैं गया था तो वहाँ वो बंदा फौजी था बेचारा, हमारे को ट्रे मतलब चाय पिला के गया, फिर पानी लेके आया और ऐसे सावधान खड़ा रहा, और 5-7 बंदे और उनके घर में, कोई साफ सफाई में लग रहा था, कोई गार्डन में काम कर रहा था। बोले ये तो होता है, यानी ये चीजें होती हैं। और कुछ मानसिकता घटिया वाले लोग सिविलियनों को और उनके बीवी बच्चों को, आर्मी अफसर के बीवी बच्चों को भी लगता है कि तो हमारे नौकर हैं। और बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि मैडमें हुक्म चलाती हैं, ठीक है। फिर कहता हूं कि हर अधिकारी ऐसा नहीं है, इनको लगता है कि आप शिकायत करोगे और वो आपकी सुन लेगा। सही जो अधिकारी है, अगर आप शिकायत करोगे तो जो परिस्थिति देखेगा कि भैया इस जवान का बच्चा बीमार था और ये एम्बुलेंस के लिए आपको फोन कर रहा था, तो इसने कौन सा गलती किया था, आप अपनी ड्यूटी ना करके उल्टा उसी को डांट रहे हो। ऐसे मेरे पास 1-2 केस हैं। एक बार एक पुलिस वाले ने, मैंने उसका वीडियो भी डाला था और उसको अड़काया था, तो वो बोला कि मेरा रिश्तेदार ब्रिगेडियर है, मैं भी आपको कॉल करवाता हूँ। और ब्रिगेडियर साहब का मेरे पास कॉल भी आया था, और ब्रिगेडियर साहब को जब मैंने बताया कि आपको उसकी करतूतें पता है, वो ये बोलता है कि फौज ऐसे ही डोलती है, मतलब गालियां देकर उसने बोला था कि फौजी तो ऐसे ही डोलते हैं, आधे फौजियों की तो फैमिलियां केस लेकर घूम रही हैं, और पता नहीं क्या क्या शब्द बोले थे। वो वीडियो मेरा डाला हुआ है उस चैनल पे। ब्रिगेडियर साहब को जब मैंने ये बातें बताई कि आप ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करोगे, तो ब्रिगेडियर साहब ने बोला नहीं नहीं, ऐसे व्यक्ति का मैं कहीं कतई सपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे वो मेरा रिश्तेदार हो चाहे मेरा फ्रेंड हो, आप सही काम कर रहे हो। तो जो अच्छे अधिकारी हैं जो ऐसे लोगों की बात सुनकर उन्हीं को डांटेंगे। और बाद में उसने उनको बताया कि भैया तूने गलत किया है और वो बंदा बिल्कुल सही है। फिर उसने मेरे को फोन किया कि सर किसी भी तरह मैं हाथ पैर जोड़ता हूं, दोबारा गलती नहीं करूंगा। तो इनको गलती करके उल्टा जैक लगाने के बजाय गलती को सुधारना चाहिए। और ये वीडियो इसी पर आधारित है कि इस तरह डॉक्टर, खासकर डॉक्टर जिसको भगवान का दर्जा दिया गया है, और ये डॉक्टर आजकल ये फोन में इसमें इमरजेंसी की ड्यूटी हुई भी इतना बिजी हो जाते हैं। हमारे जवानों के पीस स्टेशन में भी मोबाइल वैन है। हम पीस में आते हैं, बड़ी मुश्किल से 2 साल 3 साल काट कर पीस में आते हैं, जहां भी बच्चों के साथ, और हम भी इंसान हैं, वहां भी हमारे मोबाइल बैन कर रखे हैं। वहां भी हमारे को अधिकारी बोलते हैं बड़ा मोबाइल लेकर क्यों घूम रहा है। तो फिर ऐसी इमरजेंसी ड्यूटियां हैं या और सिविल विभाग है, उनकी मोबाइल पर रोक क्यों नहीं है, सरकार उस चीज को क्यों नहीं देखती है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारी संसद में मजाक चलते रहते हैं एक दूसरे पर। जिन चीजों पर चर्चा होनी चाहिए कभी नहीं होती है, उल्टी सीधी चर्चाएं सिर्फ वोट बैंक के लिए चलती रहेंगी। कोई मोबाइल चला रहा है उसमें, क्या उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इस तरह इमरजेंसी में डॉक्टर मोबाइल चला रहा है, गप मार रहा है और वहां बच्चा डेथ कर जाता है, इनको पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। और भी बहुत सी ड्यूटियां हैं जहां सरकारी महकमे में आओ जाओ, जो सरकारी ड्यूटी पर बैठा है वो मोबाइल में व्यस्त है और जनता लाइन लगाए खड़ी हो, चाहे बैंक हो, चाहे आप तहसील कार्यालय देख लो, चाहे कहीं भी देख लो। जो व्यक्ति सही ड्यूटी कर रहा है वो इज्जत का हकदार है, जो इस तरह की कर रहा है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। क्या डिसिप्लिन का ठेका सिर्फ फौज के पास ही है? क्या फौज ही इमरजेंसी में अपनी प्राणों की आहुति देगी? क्या इन लोगों को इतना भी नहीं कि एक फौजी फोन कर रहा है जो बेचारा वहां, और फिर इस बंदे को वहां से आगे एक ऑडियो और है जिसमें इसके भाई ने कलेक्टर साहब को फोन किया, फिर कलेक्टर साहब ने फोन के बाद में आधे घंटे के अंदर तुरंत एम्बुलेंस आई। तो कितने लोग ऐसे इमरजेंसी में कलेक्टर को फोन करेंगे? ये भी बंदे ने सवाल उठाया है। क्या हर व्यक्ति को, ये तो फौजी था, इसका कोई भाई था जिनके पास कलेक्टर का नंबर था, कर दिया, आम आदमी का बच्चा क्या ऐसे ही मर जाएगा? इन सब विषय में
इस बंदे ने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो आप सबके लिए है, लेकिन वीडियो लंबा है, फलाना है, बहुत से लोग यहीं काट देते हैं। उनको कहूँगा कुछ नहीं कर सकते तो इस वीडियो देखकर शेयर कर देना, ताकि हो सके आने वाले भविष्य में किसी बच्चे की इस तरह डेथ ना हो। और ऐसे सरकारी ड्यूटी पर जो अच्छी खासी तनख्वाह लेकर टाइम पास करने आते हैं, उन लोगों को समझ में आए कि इमरजेंसी का मतलब समझो, या फिर हमारे लिए इमरजेंसी है और तुम लोग ऐश करो। सही लगता है तो वीडियो शेयर करें, नहीं तो इंतजार करें कि कभी आपके बच्चे के साथ या आपके परिवार के किसी भी मेंबर के साथ इस तरह की दुर्घटना घटे और फिर आप भी खून के आंसू हो, जैसे आज ये फौजी भाई इनके बच्चे के जाने के बाद में किस तरह किस परिस्थिति में ये ड्यूटी कर रहे हैं। मैंने पूछा था कि सर मैं ड्यूटी में था, फिर इन्होंने फॉरवर्ड किया, मेरा बच्चा वहां तक पहुंचा, ज़्यादा सीरियस हो गया, फिर मैंने हाथ के हाथ मेरी वहाँ अधिकारियों को बताया, उन्होंने छुट्टी बनाई, सुबह ही ये निकला। हालांकि ये पहुंचते पहुंचते बच्चे की सिर्फ इन्होंने शक्ल ही देखी थी और कुछ देर बाद इनका बच्चा डेथ कर गया। कैसे इन्होंने स्ट्रगल किया होगा, और उसके बाद में क्या इनको गुस्सा नहीं आया डॉक्टर पे? नमस्ते। मैं उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट ग्वालदम चिड़िंगा ब्लॉक ग्राम सेवा ग्वालदम चिड़िंगा से हूँ। मेरा ये वीडियो स्पेशली जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट डीएम सर हैं आशीष कुमार, प्लस जो कुमाऊं के जो कमिश्नर सर हैं दीपक रावत सर, उनके लिए स्पेशली है। ये एक बहुत बड़ी गलती एक बच्चे के ट्रीटमेंट में कुमाऊं जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और एम्बुलेंस सर्विस जो कुमाऊं की है उसके द्वारा की गई है। ये एक बच्चे की एक कहानी है जो अभी 10 तारीख को जो बच्चा कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए जो है ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। उस बच्चे को ट्रीटमेंट से लेकर आगे रेफ़र होने तक पूरा जो भी प्रॉब्लम से आई हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो शायद एक बहुत बड़ी गलती है इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी सेवा से भी, और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागेश्वर हॉस्पिटल से भी, और जो डॉक्टर वहाँ पे इमरजेंसी में एक डॉक्टर हैं उनके द्वारा बहुत गलत बिहेवियर उनके द्वारा किया गया। बच्चा एक ग्वालदम हॉस्पिटल के लिए जाता है, वो बीमार होता है बच्चा, तो ग्वालदम से उसको ट्रांसफ़र किया जाता है बैद्यनाथ हॉस्पिटल के लिए। बैद्यनाथ हॉस्पिटल से उसको आगे उसकी जो कंडीशंस है वो काफ़ी सीरियस होती है, उसको थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट करके उसको आगे के लिए भेजा जाता है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके उस बच्चे का थोड़ी बहुत बोल सकते हैं उसका ट्रीटमेंट चलता है। उसके बाद फिर डॉक्टर उसको आगे के लिए रेफ़र करते हैं, आगे अल्मोड़ा के लिए रेफ़र करते हैं। 5:30 बजे वो बच्चा हॉस्पिटल में पहुंचता है और उसको रेफ़र किया जाता है। 6 साढ़े 6 बजे के समथिंग उसको रेफ़र किया जाता है। उसके बाद इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा के लिए कॉल किया जाता है हॉस्पिटल से ही। तो वहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस 7 बजे से लेकर 8 बज जाते हैं, इमरजेंसी एम्बुलेंस नहीं आती है। फिर मैं अपने एक्चुअली वो मेरा बच्चा मेरी वाइफ वहाँ पे परेशान होते हैं। 1 घंटे का टाइम हो जाता है कि एम्बुलेंस नहीं आती है। उसके बाद फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि डिले क्यों हुआ है, तो वो बताते हैं कि कॉल किया हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी आएगी, 15 मिनट में आएगी, 10 मिनट में आएगी, लेकिन एम्बुलेंस पिछले 1 घंटे से नहीं आती है। फिर मैं अपने वाइफ से बोलता हूँ कि वहाँ पे जो डॉक्टर हैं कोई हैं वहाँ पे, तो उनसे एक बार बात करवाइए। तो वो बात कराते हैं। वहाँ पे डॉक्टर हैं, एक इमरजेंसी में बैठते हैं डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल, स्पेशली उनसे बात होती है। क्योंकि मैं ड्यूटी पे हूँ J&K में, तो मैं उनसे बात करता हूँ। मेरे पास ऑप्शन ही वही रहता है कि मैं उनसे एक बार बात करता हूँ कि मैं बोलता हूँ सर मेरा बच्चा वहाँ पे इमरजेंसी में आया हुआ है, उसकी काफ़ी सीरियस कंडीशन में है, वो 1 साल का बच्चा, उसको जो है आगे के लिए रेफ़र किया हुआ है, लेकिन एम्बुलेंस को कॉल किए हुए पिछले 1 घंटा हो गया है, लेकिन एम्बुलेंस अभी तक वहाँ पे आई नहीं है। और एम्बुलेंस के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी 10 मिनट में आएगी, 15 मिनट में आएगी, लेकिन 1 घंटे का टाइम हो गया, अभी तक एम्बुलेंस आई नहीं है। तो सर वहाँ पे बच्चे को आगे जाना है, या तो फिर आप एम्बुलेंस अगर वहाँ पे प्रोवाइड हो रही है तो वैसा बताइए, अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, हम अपने पैसे से एम्बुलेंस करके हम लोग उसको जो है आगे के लिए ले जाते हैं। तो डॉक्टर का एक जो फर्स्ट तरीका होता है बात करने का कि भाई मैं एम्बुलेंस कराने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, मेरा काम नहीं है। ओके, वो आपका काम नहीं है,
मैं उनसे बोलता हूँ ठीक है, अगर वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ रहा तो आप मुझे ये बताइए कि आप जो है मैं अपने पैसे से एम्बुलेंस ले जाकर के पेशेंट, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में है और उसको जो है मेडिसिन की ज़रूरत है, हो सकता है वो बच्चा वहाँ आगे जाने तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि तू यहाँ आ जा। उनकी सेम लैंग्वेज होती है कि तू यहाँ आ जा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि सर पहले तो आप तू करके बात मत कीजिए, क्योंकि मैं जो है एक आर्मी पर्सन हूँ और तू वाली लैंग्वेज मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी आपकी। और रही बात मेरी वहाँ आने की, तो वहाँ अगर मुझे आना होता तो शायद आपके बोलने से पहले मैं अपने बच्चों के पास होता और वहाँ पे आपको ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि सर रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो होता मैं अपने बच्चे के लिए खुद सोच लेता। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर मेरे बच्चे के लिए जो वहाँ पे एम्बुलेंस है, एक तो सर जो 108 सर्विस है वो आई नहीं है, अगर प्राइवेट एम्बुलेंस होती है तो वैसे कर ले, जैसे भी हो सके मैं खुद से जो है, क्योंकि उसको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो वो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि तू यहाँ आ जा। उनका एक बात करने का तरीका होता है कि तू यहाँ आ जा, और बस इतनी सी बातें होती हैं हमारी, उसके बाद ज़्यादा कुछ बात होती नहीं है, फिर फ़ोन कट जाता है। उसके बाद मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ, शायद क्योंकि उस टाइम पे मेरा फोकस जो था वो अपने बच्चे पे था, डॉक्टर पे मेरा फोकस था नहीं। तो अपनी वाइफ से मैं बाद में पूछता हूँ कि ये डॉक्टर क्या कर रहे थे, कोई बिजी थे क्या, हो सकता है कहीं बिजी हो, इमरजेंसी केस में बिजी हो, तो हो सकता है वही है ना, डिस्टर्ब हो रहा हो। तो मुझे वाइफ से पता चलता है कि ये जो है नर्स से बैठे हुए हैं कहीं रूम पे, तो उनके बीच में जो है मोबाइल चलाने में लगे हुए हैं और इनका ध्यान जो है मोबाइल पे है, अपने एंजॉयमेंट पे जो भी है, अपने बातों पे है। तो ये सुन के बहुत गंदा लगता है इस चीज़ के लिए कि एक इमरजेंसी सर्विस, इमरजेंसी में एक बच्चा बाहर पे इंतजार, उसका परिवार इंतजार कर रहा है कि कब एम्बुलेंस आए, और डॉक्टर से जब बात होती है डॉक्टर इस तरीके का बिहेव करते हैं, जो डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल हैं। इस तरीके की उम्मीद शायद किसी को भी नहीं होगी। और मैं एक आर्मी पर्सन हूँ तो मैं तो ये एक्सेप्ट वैसे भी, इस तरीके की उम्मीद वैसे भी नहीं करता, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे पीछे मेरा परिवार कभी अगर प्रॉब्लम में रहे, और लोग जो है इस तरीके का कोई भी प्रशासनिक सेवा में जो भी लोग हैं, जो भी हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे इमरजेंसी में खासकर, तो इस तरीके का अगर वो बिहेव करे तो अच्छा नहीं है। वो ये सुन के बहुत गंदा लगा। और मैं स्पेशली ये चीज़ जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट डीएम सर हैं, आशीष सर, उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और जो कुमाऊँ के जो कमिश्नर सर हैं, दीपक सर हैं, तो वो एक आइडल हैं वैसे, बहुत बड़े नाम से जाने जाते हैं, अभी बहुत अच्छे कामों के लिए वो अपने जाने जाते हैं। तो उनसे एक रिक्वेस्ट करना मैं चाहूँगा, अगर इसकी जगह पे अगर आपका बच्चा होता, अगर जैसे मेरे बच्चे की जगह पे आपका 1 साल का बच्चा होता, और आपको इमरजेंसी उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और आप इमरजेंसी में कॉल करते, लेकिन आपको एम्बुलेंस मिलती नहीं पिछले 1 घंटे से, तो आप क्या करते? आप क्या कदम उठाते? आप क्या कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं और आप क्या कार्रवाई करते? तो सेम जो आप उस सिचुएशन में जो आप कार्रवाई करते हैं, तो उसी कार्रवाई की उम्मीद मैं भी आपसे करता हूँ, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस जो बहुत बड़ी गलती जो हुई है, जो एम्बुलेंस सर्विस से हुई है, प्लस में जो डॉक्टर स्टाफ वहाँ पे है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कंडीशन में सबसे पहले जो इमरजेंसी सर्विस है, जिस मरीज को, जिस भी इमरजेंसी पेशेंट को सबसे पहले मेडिसिन की ज़रूरत होती है, जहाँ उसको जाना चाहिए, वहाँ जाने के लिए डॉक्टर प्लस हॉस्पिटल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जैसे करके उसको जल्दी से जल्दी उस बंदे की, उस इंसान की ज़िंदगी बचाएं। लेकिन वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बागेश्वर में क्या हुआ? ऐसा तो हुआ नहीं कुछ भी। वहाँ पे तो सब ये है कि ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, एम्बुलेंस सर्विस आई ना आए, जब आएगी तब लेके चले जाएंगे। क्या यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या एक आर्मी पर्सन जो है ये उम्मीद कर सकता है कि मेरे पीछे अगर मेरे परिवार को कभी कुछ होता है, और वो जो है इस तरीके की घटना अगर उनके साथ होती है और इस तरीके का व्यवहार एक हॉस्पिटल के द्वारा किया जाता है, क्या ये कितने लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और इस चीज़ को सही मानते हैं कि डॉक्टर ऐसा करना चाहिए डॉक्टर को? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगा कि एक डॉक्टर के अंदर ये डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए, और एक ये तरीका नहीं होना चाहिए। बाद में जब मेरी बातें उनसे, डॉक्टर सर से जब ख़त्म होती हैं, तो वो मेरे वाइफ को ये चीज़ पूछते हैं कि जो है तेरा पति कहाँ पे जॉब करता है, अपने पति का रेजिमेंट नाम नंबर बता। मेरा भी भाई आर्मी के अंदर है, कोई पता नहीं कहाँ पे है, क्या है वो मुझे नहीं पता, तो अपना बता, मैं बताता हूँ अपने तेरे हस्बैंड को, ये वो। सो बस मेरी कोई बात नहीं हुई, इतनी सी बात के लिए बस कि सर आप जो है मुझसे ये तू करके वाली बात मत कीजिए, और जो है एम्बुलेंस सर्विस आई नहीं है, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जो है एम्बुलेंस के लिए कुछ कीजिए, बस इतनी सी बात के लिए। उसके बाद उन डॉक्टर को थोड़ी भी शर्म नहीं आती है कि
मैं एक उस माँ से बात कर रहा हूँ जो अपने बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए जो है इमरजेंसी के लिए जो है एम्बुलेंस का इंतजार कर रही है, और वो अंदर से कितनी दुखी हो सकती है। और वो उस माँ से ये पूछ रही कि तेरा पति क्या करता है, अपने पति का नाम नंबर बता, रेजिमेंट बता। सबसे पहले मैं उन डॉक्टर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास ये अथॉरिटी है कि एक आर्मी पर्सन का पर्सनल डिटेल पूछने के लिए आपको ये अथॉरिटी कहाँ से मिली है? पर्सनल जो आर्मी पर्सन की पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछने का अधिकार शायद मुझे क्या लगता है कि शायद किसी के पास नहीं होना चाहिए, और ये है भी नहीं। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आप जरूर बताइए, मैं आपको अपना रेजिमेंट नेम और पूरा अपना बायोडाटा पूरा बताऊंगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी दूंगा। लेकिन जब तक आपके पास अथॉरिटी नहीं है तब तक आप किसी के भी परिवार से, आर्मी पर्सन के परिवार से किसी के भी पर्सनल डिटेल्स नहीं पूछ सकते हैं। रही बात आपके भैया जो आपके भाई हैं वो कहीं पे भी जॉब कर रहे हो, तो उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अपने भाई की इन हरकतों को देखते हुए अगर सपोर्ट करते हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ऐसे अपने भाई के इन कारनामों पे जो है भी इस तरीके की हरकत करते हैं, इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसे में अगर सपोर्ट करते हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, आपकी जांच होनी चाहिए कि आप अपने भाई के इस तरीके के कामों को जो है ये अपने डॉक्टर का फर्ज ना निभा करके गैंगस्टर का काम कर रहे हैं, और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, और जो स्पेशली जो डीएम सर हैं वहाँ के आशीष, क्योंकि जब 7 बजे से लेकर जब 9 बजे तक जब वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आती है, और 9 बजे जो है वहाँ के डीएम सर हैं, आशीष कुमार सर हैं जो डीएम सर हैं, उनसे भैया की मेरी बात होती है, तो उनसे बात करने के बाद जो है वहाँ पे एम्बुलेंस आती है। वहाँ पे एम्बुलेंस आती है 9:30 बजे, आधे घंटे के अंदर वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। तो मैं ये उनसे भी पूछना चाहूँगा, जो 3 घंटे से जो एम्बुलेंस वहाँ पे नहीं आ रही थी, वो आधे घंटे के अंदर वहाँ पे कैसे आ गई? एक डीएम सर से बात करने के बाद आधे घंटे के अंदर कैसे वहाँ पे एम्बुलेंस आ गई? क्या जो इमरजेंसी में जो रो रहे हैं पेशेंट, जो सीरियस कंडीशन में, क्या उन सबको डीएम सर से बात करने के बाद जो एम्बुलेंस वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी? क्या ये एक सही काम है वहाँ पे? क्या इस चीज़ को कितने लोग सही मानते हैं और कितने लोग इस चीज़ के खिलाफ बोलते हैं, वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन ये मैं तो इतना चाहूँगा कि ये बहुत गलत है, ये जो है एक बहुत लापरवाही है और बहुत गंदा, इसको मैं बिहेव बोल सकता हूँ हॉस्पिटल के द्वारा। और वो बच्चा जो है अल्मोड़ा, जब उसको 9:30 बजे अल्मोड़ा ले जाया गया, 9:30 बजे अल्मोड़ा ले जाने के बाद उसको वहाँ से भी आगे ट्रांसफ़र किया गया हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी जाने के बाद वो बच्चा दूसरे दिन डेथ कर जाता है। क्या ये इमरजेंसी स्टाफ जो है उस बच्चे के परिवार को, यानी कि मेरे परिवार को, वो बच्चा ला के दे सकते हैं? क्या ये उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी, अगर ये उस चीज़ को अगर टाइम से, अगर उस पेशेंट के लिए, उस बच्चे के लिए अगर टाइम से अगर 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले अगर आ जाते, अगर ये लापरवाही नहीं करते, तो शायद वो बच्चा बच सकता था। क्योंकि वो बच्चा सीरियस कंडीशन में 3 घंटे डिले हो गया, जिसको टाइम से मेडिसिन नहीं मिली, और वो वहाँ से भी आगे अल्मोड़ा से भी आगे के लिए ट्रांसफ़र हुआ। क्या मैं कुमाऊं कमिश्नर सर हैं, क्या आपसे सर क्या यही उम्मीद कर सकता हूं, और कि आपके होते हुए आपके नीचे जो कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट में, कुमाऊं मंडल में जो है, क्या ये सही काम हो रहा है? वैसे आपके होते हुए मैं इस चीज़ की उम्मीद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको एक आइडल की तरह देखा है, आपको जो है एक डिसिप्लिन की तरह देखा है कि आप जो अपना काम जो करते हैं एक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, और जो शायद नए यूथ हैं वो आपको देख के बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और मैं आपके होते हुए इस तरीके की घटना की उम्मीद मैं नहीं कर सकता, और एक आर्मी पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्योंकि एक इमरजेंसी क्या होती है, एक आर्मी पर्सन से ज़्यादा शायद सिविलियन शायद नहीं जानता है, क्योंकि आर्मी पर्सन बखूबी जानता है कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे एक्शन करना चाहिए। ये शायद एक आर्मी पर्सन को सिखाने की जरूरत नहीं है। आज मेरा बच्चा मेरे बीच में नहीं है, मेरा परिवार आज मातम में डूबा हुआ है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ जो डीएम सर हैं वहाँ के, आशीष सर, और जो कुमाऊं कमिश्नर सर हैं, उनसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो कार्यवाही आप अपने, अगर आपका बच्चा होता, आपके बच्चे के ऊपर ये प्रॉब्लम आने के पे आप कार्रवाई करते, मैं सेम कार्रवाई की उम्मीद आपसे रखता हूँ। और ये मैं उम्मीद करता हूँ, स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, डॉक्टर की जांच होनी चाहिए, और उनके जो डिसिप्लिन, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए। प्लस में जो इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस है उसके ऊपर जांच होनी चाहिए, और उचित कार्रवाई की मैं उम्मीद रखता हूँ, और आगे उम्मीद करता हूँ कि उचित कार्रवाई जो है की जाएगी। ठीक है। और प्लस में
मुझे एक डाउट है कि जिस बीच में वहाँ पे डॉक्टर से मेरी बात होती है, डॉक्टर से बात होने के बाद जो है वहाँ पे आधे घंटे के बाद जब 7 बजे से 8 साढ़े 8 बजे के समथिंग शायद मेरी डॉक्टर से बात होती है, तो उसके बाद जो एक बीच में नर्स आती है, वो मेरी वाइफ को ये बोलती है कि आप जो है एक सिविल एम्बुलेंस है, वो 4,500-5,000 रुपये लेगा, उसमें आप अपने बच्चे को लेके जा सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एम्बुलेंस वहां पे सिविल एम्बुलेंस ही थी तो ये चीज उनको पहले बतानी चाहिए थी जब एम्बुलेंस नहीं आ रही थी, जो डिले चल रहा था। सेकंड में जब डॉक्टर से मेरी बात होती है, वो बोलते हैं कि सिविल एम्बुलेंस और आप अपने से गाड़ी से उसको नहीं लेके जा सकते। अगर मैं उसको नहीं लेके जा सकता तो फिर आपके हॉस्पिटल की नर्स द्वारा ये क्यों बोला गया कि जो है 5,500-4,500 जो है आप उस एम्बुलेंस वाले को दे के अपने पेशेंट को ले जा सकते हो? क्या थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है क्या आप लोगों के अंदर? थोड़ी बहुत कम से कम, अगर सर में बिल्कुल भी नहीं है तो कम से कम उस छोटे से 1 साल के बच्चे के ऊपर तो कम से कम दया आप लोगों को आनी चाहिए कि एक सीरियस बच्चा जो है आपके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आया हुआ है, और आप जो है एक एम्बुलेंस की अगर व्यवस्था वहां पे नहीं कर सकते तो फिर मैं क्या ही सोच सकता हूँ। एक जो बॉर्डर पे खड़ा एक सिपाही है, जो एक सोल्जर आगे खड़ा है, वो क्या उम्मीद लगा सकता है प्रशासन से? और कुमाऊं कमिश्नर सर, आपसे भी मैं तो इस बार बार रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आपसे क्या उम्मीद कर सकता है कुमाऊं मंडल से, या कोई भी प्रशासन, जो भी अधिकारी जो इस चीज वीडियो को देख रहे हैं, उनसे क्या उम्मीद कर सकता है इस बॉर्डर पे खड़ा सिपाही कि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है? अगर उसके पीछे उसके परिवार पे अगर कोई भी विपत्ति या कोई भी इमरजेंसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? कुछ उम्मीद अगर कर सकते हैं तो यही उम्मीद कर सकते हैं, घटना जो हो गई वो तो हो गई है, लेकिन एक उचित कार्रवाई की मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपसे। बाकी और मेरा बच्चा जो गया है वो तो खैर वापस आने वाला नहीं है, और उसको कोई वापस लेके भी नहीं आ सकता, ना उस चीज़ की कोई पूर्ति कर सकता, ना मेरे परिवार को कोई जो है आंसू पोंछने के लिए आ सकता। बस एक उम्मीद ये कर सकता है कि आइंदा इस चीज़ की घटना किसी पेरेंट्स के ऊपर ना हो, कि कोई पेशेंट जो है इमरजेंसी में इस तरीके से ना मरे, चाहे उसको मेडिसिन की जरूरत हो, चाहे कोई भी हो, इमरजेंसी में एक इमरजेंसी की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी बहुत अलग सिचुएशन होती है। और इमरजेंसी में शायद जहाँ तक मुझे पता है, अगर मैं खाना भी खा रहा हूँ ना, तो उस खाने को आधे से मुझे छोड़ के इमरजेंसी, जिस चीज़ की इमरजेंसी के लिए मुझे वहाँ पे रखा गया, जिस चीज़ की मुझे ड्यूटी दी गई है, वो मेरा फर्ज बनता है कि उस काम को मैं कंप्लीट करूँ। उसके बाद हो सकता है कि आपका एक आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँचना जो है किसी की जान बचा सकता है। उसकी जान बचाने की इतनी चाहिए कि उसके परिवार की दुआएं शायद आपको मिलेंगी, ठीक है? और वो पेशेंट जो एक ऊपर से भगवान भी देख रहे हैं, वो भी आपके इन कामों को देखते हैं, और आपके ऊपर उनकी जो एक होता है ना कि यार ऊपर वाला देख रहा है, कुछ अच्छे काम कर लो, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो इससे आप तो कर लोगे क्योंकि पेमेंट लगी हुई है, आप पेमेंट ले लोगे अपना, ठीक है। आप क्योंकि इस चीज़ को पूछने वाला शायद मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, और इस चीज़ की जांच करने वाला भी मुझे लगता है अभी तक शायद कोई नहीं था। अगर इस चीज़ की अगर जांच अगर होती, अगर इस चीज़ पे कोई नज़र रखने वाले होते, तो वहाँ पे शायद ये ऐसी घटना होती ही नहीं। क्योंकि जहाँ पे काम सटीक और उस चीज़ की जांच अगर बराबर अगर हो रही है, वहाँ पे तो इस चीज़ की मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता कि वहाँ पे ये चीज़ हो रही हो। शायद इस चीज़ की जानकारी वहाँ पे डीएम सर के पास नहीं होगी, और जो कुमाऊं कमिश्नर सर है उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं होगी कि ये इस तरीके का काम भी जो है हॉस्पिटल में और इमरजेंसी सर्विसेज द्वारा किया जा रहा है। तो ये चीज़ बहुत, एक बोल सकते हैं कि कोई सोच नहीं सकता एक इमरजेंसी केस में जो है एक पेशेंट जो एक छोटा सा बच्चा हो और उस तरीके की उसके साथ घटना घटती हो, और वो पेशेंट जो है आगे जाके उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, और डॉक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉस्पिटल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरजेंसी सर्विसेज में जो है बात करने के बाद जो है वहाँ पे टाल मटोल किया जाता है कि इमरजेंसी सर्विसेज में जो ड्राइवर आ रहा था वो बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसके परिवार की तबीयत खराब हो गई थी। ओके, तबीयत खराब हो सकती है, इमरजेंसी सर्विसेज कहीं भी हो सकती है, तो ये बेवकूफ़ क्यों बनाया गया वहाँ पे कि अभी 10 मिनट में पहुँच रही है, 15 मिनट में पहुँच रही है? अगर वहाँ पे डॉक्टर जो वाहन चालक है उसकी अगर तबीयत खराब हो गई थी, उसके परिवार में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहाँ पे दूसरा ड्राइवर क्यों नहीं वहाँ पे उपलब्ध था? दूसरा ड्राइवर उपलब्ध होना चाहिए था। और एक एम्बुलेंस को आने में 3.5 घंटे का समय, मतलब बहुत बड़ी घटना है। बहुत बहुत सोचने वाली बात है कि एक एम्बुलेंस को आने में 3.5 घंटे लग जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हॉस्टल के आगे एम्बुलेंस खड़ी नहीं है, वहाँ पे 2-3 एम्बुलेंस तब भी खड़ी थी, लेकिन वो एम्बुलेंस खाली एक डेमो टाइप खड़ी थी, जैसे एक डेमो दिखाने के लिए होता है ना, विजिट होती है, वहाँ पे विजिट के लिए जो उस डेमो को, उस ढांचे को खड़ा किया जाता है। क्योंकि मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए शायद वो एक डेमो ही था, क्योंकि वो मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट में काम नहीं आया और इमरजेंसी में काम नहीं आया।
तो मैं एक स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बस स्पेशली रिक्वेस्ट सिर्फ मैं 2 लोगों से करता हूँ, बाकियों से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। स्पेशली रिक्वेस्ट फिर 2 लोगों से मेरी फिर से विनती है। एक तो जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट डीएम सर हैं उनसे, और सेकंड में जो कुमाऊं कमिश्नर सर हैं दीपक रावत सर, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है। और मैं ये पब्लिक से मैं एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, ये वीडियो जो है उन तक जरूर पहुंचनी चाहिए, और उनसे मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि इस चीज़ की जांच हो और उचित इस पर कार्रवाई की मैं उम्मीद रखता हूँ, ताकि आइंदा इस तरीके की घटना किसी के साथ दोबारा ना हो, और कोई भी पेशेंट कोई भी इमरजेंसी में किसी का परिवार ना रोए, और जो है किसी भी पेशेंट को बिना मेडिसिन के और टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से किसी की डेथ ना हो। धन्यवाद और थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज़ के लिए कि उचित कार्रवाई होगी, और अगर इस चीज़ पे कुछ भी अगर मुझे आगे ऐसे लगता है तो मैं दोबारा से फिर इस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं एक उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ की जांच हो। थैंक यू, धन्यवाद।